ठीक है। गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम पढ़ेंगे मैनेजरियल स्किल्स और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल के बारे में। ये मेरी गलती है कि मैनेजरियल की स्पेलिंग गलत है। तो जैसा कि मैं कह रहा था, आज हमारी फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली सेकेंड लास्ट क्लास है। अब नेक्स्ट क्लास में बाकी का जो छोटा सा टॉपिक बचा है थ्योरी का वो खत्म करेंगे और एक टॉपिक बचा है प्रैक्टिकल का, वो खत्म करेंगे। मैंने आप लोग को अभी तक 3 प्रैक्टिकल लिखने दिए हैं, वो 3 प्रैक्टिकल ही लिख लो, वो बहुत है प्रैक्टिकल के लिए, क्योंकि वो 3 जो है वो बाकी सारे प्रैक्टिकल के साथ ओवर एनकम्पासिंग है। और आज जो हम क्लास करने वाले हैं, ये आपको ऐसा लगेगा कि एक क्लास पहले कर चुके हैं या इन स्किल्स के बारे में पहले बात कर चुके हैं, जो एंटरप्रेन्योरियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें, जब हम लोग ने बिजनेस लीडरशिप स्किल्स पढ़ी थी उसमें। पर आप लोग को ये डिफरेंस जानना जरूरी है कि भले ये सारे स्किल्स हमने अलग अलग पढ़े, पर इन सब का जो बेसिक काम है वो सेम है, क्योंकि इन सारे लोगों का काम मैनेजरियल, ऑर्गेनाइजेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ही रहता है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो रिलेशनल है, आप उसको दूसरी जगह भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफरेबल है ये स्किल्स। सबसे अच्छी बात मैनेजरियल और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल की ये है कि हमने वर्षों की रिगरस रिसर्च के बाद ये पता कर लिया है कि मैनेजरियल और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल इस धरती पे पैदा होने के बाद सीखी जाती है। ये आपके में इन्नेट नहीं आती, ये आपके जीन्स में इनकोड होके नहीं आती, इसको आपको सीखना पड़ता है। और सीखने का मतलब है समझ के प्रैक्टिस करना। उसी से कुछ भी चीज सिर्फ इसी तरीके से सीखी जा सकती है कि कैसे करते हैं और फिर उसको करके देखें। तो आज की क्लास चालू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज की क्लास के लिए, व्हाट डज इट टेक्स टू बी एन इफेक्टिव मैनेजर? नाउ लेट अस क्रिएट एन एक्सपेरिमेंट अराउंड इट। टू बिकम एन इफेक्टिव मैनेजर, द श्योर शॉट इंग्रेडिएंट्स, जो जो चीजें हैं जो एक इफेक्टिव मैनेजर बनाती हैं, वो चीजें बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद अब बॉइल डाउन हो चुकी है। मैं मानता हूँ 3 बेसिक स्किल्स है जो हर एक मैनेजर के में होनी चाहिए। तो अच्छा मैनेजर बनाने की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स हैं 2 पॉइंट्स टेक्निकल स्किल, 2 पॉइंट्स टेक्निकल स्किल चाहिए, मतलब 2 छोटा कटोरी टेक्निकल स्किल, 3 क्वार्टर ह्यूमन स्किल्स, 2 बड़ा चम्मच कंसेप्चुअल स्किल्स, और गार्निश ऑफ डायग्नोस्टिक स्किल, डिजाइन स्किल, एनालिटिकल स्किल, डिसीजन मेकिंग स्किल, डिजिटल स्किल, एडमिनिस्ट्रेशन स्किल, टीम वर्क, सेल्फ मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब से स्वाद अनुसार कर सकते हैं। टेक्निकल स्किल से हम क्या समझते हैं? टेक्निकल स्किल से हम समझते हैं कि आप, मैं, हम लोग ने एग्रीकल्चर पढ़ा है, कुछ लोग इंजीनियरिंग पढ़े रहते हैं, डॉक्टर, नर्सेस, दे नो टेक्निकली अबाउट देयर सब्जेक्ट, अबाउट देयर कोर सब्जेक्ट। तो अगर मेरे को हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन किसी को देना है, तो मैं ऐसे पर्सन को प्रेफर करूंगा जो कि जानता है कि मेडिकल इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें लगती है, जो उस चीज को प्रैक्टिस कर चुका हो, जिसके पास टेक्निकल नो हाउ हो, टेक्निकल नॉलेज हो उस चीज को एग्जीक्यूट करने का। क्योंकि वो अच्छा मैनेजर तभी है जब वो अच्छे से एग्जीक्यूट कर सके या लोगों को ये बता सके कि अच्छे से एग्जीक्यूट करना क्या होता है। और उसके लिए टेक्निकल स्किल जानना बहुत जरूरी है। अगर आज आप दुनिया के बेस्ट मैनेजर भी बन गए और मैं आपको बीएसपी प्लांट के एक आयरन फर्नेस को मैनेज करने का काम दे दूं, तो आप वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आयरन फर्नेस को मैनेज करने के लिए जो टेक्निकल स्किल चाहिए वो आपके पास नहीं है। इसलिए टेक्निकल स्किल्स बिकम्स द कोर ऑफ व्हाट वी कॉल अ मैनेजर। दूसरा है 3 क्वार्टर्स ऑफ ह्यूमन स्किल। 3 क्वार्टर्स इसलिए क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। सबसे इंपॉर्टेंट स्किल इसलिए है बिकॉज टू किसी को अकाउंटेबल बना देना, किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए, किसी एक काम के लिए, किसी एक टास्क के लिए, आप किसी को आपने वो टास्क डेलीगेट कर दिया और उसके बाद आपने उसे अकाउंटेबल बना लिया। ये काम मशीन भी कर सकती है, ये काम ये लैपटॉप भी कर सकता है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि साक्षी को 2 प्रैक्टिकल कॉपी सबमिट करनी है इस डेट तक, जो काम आपका गूगल क्लासरूम करता है। पर गूगल क्लासरूम मैनेजर नहीं है, गूगल क्लासरूम सिर्फ एक टूल है मैनेजमेंट का। एक अच्छे मैनेजर को एक अच्छा ह्यूमन होना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है कि ह्यूमन होना क्या होता है, और जिनको वो मैनेज कर रहा है वो भी ह्यूमन है, मशीन नहीं।
उसको कन्वर्सेशन करना आना चाहिए, उसका कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, और ये सब सिर्फ ह्यूमंस में हो सकता है। इसलिए ह्यूमन स्किल या इंटरपर्सनल स्किल सबसे इम्पोर्टेंट है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है कंसेप्चुअल स्किल। कंसेप्चुअल स्किल से बेसिकली हम क्या समझते हैं कि जो पीछे हट के बड़ी पिक्चर देख सके, क्योंकि वो छोटे छोटे टास्क नहीं कर रहा, उसने अपने छोटे छोटे टास्क अपने टीम को दे दिया और वो बड़ी पिक्चर को देख रहा है। वो ये देख रहा है कि कैसे ये छोटे छोटे टास्क मिलके उस बड़े टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसको मेरे को कंप्लीट करना है ताकि चक्का आगे बढ़ सके। गार्निशिंग में मैंने क्या क्या डाला है, जैसे धनिया पत्ती, नीम पत्ती डालते हैं हम। डायग्नोस्टिक स्किल, डायग्नोस्टिक माने किसी भी सिचुएशन को पढ़ के, याद है हमने स्वॉट एनालिसिस के बारे में पढ़ा था, किसी भी सिचुएशन को समझ के उसको डायग्नोस करना, उसके बारे में समझना। डायग्नोस टर्म मेडिकल से आता है कि आपको कोई बीमारी हो गई है या आपका ब्लड लिया है किसी ने डायग्नोस करने को। डायग्नोस करने का मतलब है टेस्ट करना, समझना कि उस पर्टिकुलर जगह पे क्या थ्रेट्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या वो एरिया मेरे लिए फायदेमंद है, या कुछ समय में जो पॉलिसी चेंजेस आ रहे हैं वो मुझे किस तरीके से अफेक्ट करेंगे। तो किसी भी प्रॉब्लम को लेके छोटे छोटे पार्ट्स में काट के उसको अलग अलग तरीके से देखना। दूसरा है डिजाइन स्किल। डिजाइन बेसिकली हर तरीके का डिजाइन, मतलब ये हार्ड डिजाइन की बात नहीं हो रही है, सॉफ्ट कोर डिजाइन की बात हो रही है। आप जो प्लान बनाते हैं, आप जो प्रोग्राम बनाते हैं, आप जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, उस प्रोजेक्ट को आपको मेटिकुलसली एक एक छोटे छोटे एरिया को अच्छे से डिजाइन करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे हम स्लो हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, या यहाँ पे हमने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी गिरा दी तो क्यों गिरा दी, और क्यों गिरानी चाहिए। जब आप एक एक हिस्से को बहुत, इमेजिन करो कि प्रोजेक्ट आपका कार है, और एक कार को बनाने के लिए उसका एक डिजाइन बनाना पड़ता है, एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है कि 4 डोर रहेंगे, अंदर खुलेंगे कि ऊपर खुलेंगे, चक्के ऐसे रहेंगे, जो स्टीयरिंग रहेगा वो सामने के चक्कों से जुड़ा रहेगा, इंजन पीछे रहेगा कि आगे रहेगा। उसी तरीके से अ मैनेजर डिजाइंस द होल प्रोसेस, द होल वर्क सिस्टम अराउंड देम। तीसरा है एनालिटिकल। डायग्नोस्टिक तभी अच्छे से काम कर सकता है जब आपका माइंडसेट एनालिटिकल है, जब आप किसी भी चीज को स्ट्रक्चरली एनालाइज करते हो। स्ट्रक्चरली एनालाइज करने का मतलब ये है कि अगर आपको कल को एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक असाइनमेंट बनाना है, छोड़ो असाइनमेंट छोड़ो, अगर आपको कल को एक सब्जी बनानी है घर पे, सब्जी के लिए आपको क्या क्या लगेगा, आपने पूरी इंग्रेडिएंट की लिस्ट बना ली, ये हो गया आपका प्लानिंग। आपने सारी चीजों को चॉप कर लिया, अच्छे से जमा के रख लिया कि बस अब बनाना बचा है, ये हो गया प्रिपरेशन। आपने प्रिपेयर करके सब अच्छे से डाला और उसके बाद भी स्वाद उतना अच्छा नहीं आया, तो आप पहले डायग्नोस करोगे कि आपके सिचुएशन में, आपके आसपास सराउंडिंग में क्या ऐसी चीजें थी जो उस खाने को अफेक्ट कर सकती थी, और उसको डायग्नोस करने के लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि असलियत में इस खाने में क्या खराब हुआ। क्या नमक ज्यादा हो गया, क्या कहीं से पानी गिर गया, या मेरी तरफ से मसाला थोड़ा ज्यादा कम हो गया, कुछ मैं लाना भूल गया या नहीं लाना भूल गया। एक, जब डायग्नोस करते वक्त हम किसी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में बांट रहे हैं, तो हम हर एक छोटे छोटे पार्ट को उठा के उसको अच्छे से स्ट्रक्चरली एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर चीज वैसी क्यों नहीं हुई जैसा मैंने सोचा था। डायग्नोस्टिक और एनालिटिकल में बेसिक डिफरेंस बोलना नहीं चाहिए, पर फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि डायग्नोस्टिक आप काम चालू करने के पहले कर रहे हो, समझने के लिए कि प्रॉब्लम क्या है। एनालिसिस, एनालिटिकल सेंस आप तब लगा रहे हो जब आपको समझ आ गया कि कुछ गलत हो गया है, और आप ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि वो गलत क्यों हो, कहाँ हुआ है, क्यों हुआ। चौथा है डिसीजन मेकिंग। किसी भी मैनेजर के लिए डिसीजन मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका टीम है वो आपके डिसीजन पे डिपेंड करता है। तो आप जब अच्छे से डायग्नोस करते हैं, डिजाइन करते हैं, प्लान करते हैं, एनालाइज करते हैं, तब आप अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। डिजिटल स्किल आज की एज में बहुत जरूरी है कि मैनेजर्स को ये छोटे छोटे जो टूल्स हैं जो उसका काम आसान बना देते हैं किसी भी चीज को मैनेज करने के लिए, वो उसका इस्तेमाल कर सके। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ये हर कोई जानता है कि बस काम किसी को बोल देने से काम नहीं हो जाता, उस काम को एडमिनिस्टर करना पड़ता है, देखना पड़ता है, देख रेख करना पड़ता है, सुपरवाइज करना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है, बीच में मॉनिटर करते रहना पड़ता है कि कहीं पे वो
गलत ना चले जाए जैसा आपने सोचा था उस नजरिए से। टीम वर्क किसी भी मैनेजर के लिए या किसी भी ऐसे पर्सन के लिए जो अपने आप में ये स्किल्स इंक्यूलेट करना चाहता है, टीम वर्क ह्यूमन स्किल्स में आता है। जितनी अच्छी आपकी ह्यूमन स्किल होगी उतना अच्छा आप अपने टीम को मैनेज कर सकते हैं, एफिशिएंट बना सकते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट गार्निशिंग मटेरियल है, इसलिए क्योंकि मैनेजर को मैनेज कौन करेगा? मैनेजर को खुद को भी मैनेज करना पड़ता है, अपना टाइम, अपना समय, साथ ही साथ अपने रोल्स। क्योंकि जब तक वो खुद को सही से मैनेज नहीं कर पाएगा, उसका खुद का वर्क एरिया अगर ऑर्गेनाइज नहीं रहेगा, तो बाकियों को सही दिशा निर्देश नहीं दे पाएगा। और आखिरी है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे मैंने बताया था शुरू में, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में थोड़ी बात करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग का पूरा मतलब है कि आपको कोई भी एक प्रॉब्लम लाके दी गई, आपने कोई भी एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, अब आप उसको किस तरीके से सॉल्व करने का अप्रोच कर रहे हैं। बचपन में हम सब ने मैथमेटिक्स पढ़ा है, और मैथमेटिक्स में हमको मार्क्स मिलता था स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग में। स्टेप बाय स्टेप का मतलब मैनेजरियल कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बस कोई प्रॉब्लम आ गई है, आप बस जूझ नहीं सकते उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा ये समझने के लिए कि पहले मैं क्या करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हम इसके लिए नेक्स्ट क्लास में कुछ एग्जांपल्स लेंगे, कुछ केस स्टडीज लेंगे, और देखेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उतनी टफ नहीं है जितनी हम सोचते हैं। और स्ट्रक्चर ध्यान रखना जरूरी है, मतलब आपको ये बोलना जरूरी है कि ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है। पर आप किसी एक पर्टिकुलर टेम्पलेट को हर एक प्रॉब्लम्स में चिपका नहीं सकते। आप हर बार एक ही तरह की अप्रोच यूज नहीं कर सकते हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और अब तब क्रिएटिव होना बहुत जरूरी हो जाता है। हमने इंग्रेडिएंट्स देख लिए, अब इस इंग्रेडिएंट से खाना कैसे बनाया जाए, मतलब अच्छा मैनेजर कैसे बनाया जाए। सबसे पहला काम जो जरूरी है वो है ह्यूमन बनना। ह्यूमन बनने से क्या कहता हूं मैं? समझना कि आप ह्यूमन हो, आप खुद में परफेक्ट नहीं हो, इसलिए आप जो कुछ भी कर रहे हो वो परफेक्ट नहीं होगा। समझना कि आप जिन लोगों को मैनेज कर रहे हो वो भी ह्यूमन है, वो भी चीजें परफेक्ट नहीं करेंगे। एक दूसरे की लिमिटेशंस की अंडरस्टैंडिंग रखना कि वो क्या कर सकता है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। और साथ ही साथ इस चीज को समझना कि क्या करने की क्षमता है मुझ में, पोटेंशियल किस चीज की है, सिर्फ खुद में नहीं, आपकी टीम में। जब आप इतने ह्यूमन हो जाते हो कि आप ये सारी चीजों को मनुष्य की, मानव जाति की तरह समझ सको, तो आप आधे अच्छे मैनेजर बन चुके हो। अब इसमें हम ऐड करते हैं थोड़ा सा कंसेप्चुअलाइजेशन स्किल। कंसेप्चुअलाइजेशन मतलब कि आपको मैंने कोई भी पर्टिकुलर गोल बताया कि अपन को इस बार 90% लाने हैं, और आपने तुरंत कंसेप्चुअलाइज कर लिया कि हाँ 90% लाने के लिए मेरे को हर दिन 2 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। मैं ज्यादा समय इस पर्टिकुलर एरिया पे दूंगी, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पे मेरे को ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत है, और मैं इसको थोड़ा कम पढ़ूंगी। और इस तरीके से आपने एक्टिविटीज डिजाइन कर ली है एक फाइनल गोल तक पहुंचने को, और ये है पूरा प्लानिंग और कंसेप्चुअलाइजेशन। क्योंकि इसलिए आप इसमें आपको ये जानना जरूरी होता है कि इस गोल तक 90% लाने तक मेरे को पढ़ना जरूरी है, और पढ़ना एक वेरिएबल है जिसको मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। अपने लक को, पेन की निब को, अ, समय को, इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल नहीं कर सकती, पर मैं क्या कर सकती हूँ वो मुझे करना चाहिए। सेकेंड, कंसेप्चुअलाइजेशन स्किल में एक दो चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इमेजिनेशन और इनोवेटिवनेस, जो हमको ह्यूमन भी बनाती है। मशीन सोच नहीं सकती, मशीन इमेजिन नहीं कर सकती, और यही एक चीज है जो मशीन और हमको डिफर करती है। कोई भी कंप्यूटर ये नहीं बोल सकता कि वो किसी नए ड्रैगन को इमेजिन नहीं कर सकता, पर हम पोकेमॉन्स भी इमेजिन कर सकते हैं। हम पिकाचू को इमेजिन कर सकते हैं क्योंकि किसी ने बनाया। और ये जो क्राइटेरिया ये हमको अलग करता है, और इस जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में अच्छा होता है, इमेजिनेशन में अच्छा होता है, उसको कभी मशीन रिप्लेस नहीं कर सकती। तीसरा जो है वो है टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल प्राइमरी नहीं है अच्छा मैनेजर बनने के लिए, पर टर्शरी और सुपर इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर आप किसी स्पेशलाइज
वर्क फील्ड में काम कर रहे हो, तो मैं किसी डॉक्टर से उम्मीद नहीं कर सकता कि वो बेहद अच्छे से फार्मिंग मैनेज कर सके। पर हाँ, मैं बीएससी एग्रीकल्चर वालों से या फार्मर से या जो बचपन से खेती कर रहा है उससे ये इमेजिन कर सकता हूँ कि हाँ, वो अच्छे से इस काम को निभा लेगा। टेक्निकल स्किल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता होता है कि ये काम कैसे किया जाता है और यही बात आप दूसरों को बता सकते हो। आप समझते हो कि क्या-क्या क्वालिटीज़ अच्छी हैं इस काम को करने के लिए, कहाँ-कहाँ गड्ढे हैं जहाँ गिरा जा सकता है और इस वज़ह से आप उस पूरे प्रोसेस के मेंटर हो जाते हो और अच्छे तरीके से गाइड करते हो। और इन 3 बेसिक स्किल्स के बाद जो बाकी स्किल्स मैंने बताई थी, उसका स्वाद अनुसार होना ज़रूरी है। उनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं होगी तो मैनेजर बेढंगा हो सकता है। उसमें सबका होना इसलिए थोड़ा आवश्यक है। तो अब आते हैं हम हमारी बेसिक हाइपोथेसिस पे। हमारी हाइपोथेसिस है कि मैनेजरियल स्किल्स को सीखा जाता है पैदा होने के बाद और ये स्किल्स जिसको आती है वो बेस्ट मैनेजर्स बनाते हैं। पर आज भले आज की क्लास में हम ज़रूर मैनेजर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, पर हम में से कोई या मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई मैनेजर बने। क्योंकि मैनेजर का काम होता है किसी एक पर्टिकुलर चीज का भार किसी पे डाल देना और उसको अकाउंटेबल बना देना उस चीज के लिए कि नहीं, तेरे को एक काम दिया गया था, तू कर। जबकि लीडर्स जो होते हैं वो इंस्पायर करते हैं, वो खुद काम करते हैं और दूसरे उनको देख के काम करते हैं, वो लोगों की हमें काम करने की प्रवृत्ति जगा देते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी मतलब दूसरों को मैनेज नहीं करना पड़ता, वो अपना काम स्वयं उसी तरीके से कर लेते हैं जिस तरीके से लीडर चाहता है। इसलिए मैनेजरियल स्किल्स का पता होना बहुत ज़रूरी है, पर वो जो ह्यूमन कंपोनेंट है, ह्यूमन कंपोनेंट को भर-भर के डालना है और ह्यूमन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इमेजिनेशन और कम्युनिकेशन। जब आप कुछ नई चीज़ सोच सकते हो और जब आप उस नई चीज़ को इफेक्टिवली दूसरों को बता सकते हो, तो उस चीज़ से आप दूसरों के प्रेरणा स्रोत बन सकते हो, उनको इंस्पायर कर सकते हो। और जब आप लोगों को इंस्पायर करते हो, तो आपको उनको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब आपको लोगों को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आपका कॉस्ट भी कम हो जाता है और आपका जो सिस्टम है, वो एफिशिएंटली वर्क करता है। तो अब हम यहाँ पे हैं। सबसे पहला स्किल है इंटरपर्सनल, जो कि हमने बोला ह्यूमन स्किल। ह्यूमन स्किल में हमको लीडर होना है, हमको लोगों का मतभेद कम कराना है, लोगों को जोड़ना है आपस में और एक फिगर हेड होना है जिसको देख के लोग बोलते हैं कि हाँ, ये पर्सन है जिसको जिसको मैं मॉडल मानता हूँ, अपना रोल मॉडल। ये जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, इससे आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। इस इंफॉर्मेशन का आप यूज करते हो प्रोसेस करने के लिए इस इंफॉर्मेशन को, जो है इंफॉर्मेशनल स्किल। इंफॉर्मेशनल स्किल माने कंसेप्चुअलाइजेशन स्किल। आप देख रहे हो क्या क्या आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, आप दूसरों को बता रहे हो, साथ ही साथ आप प्रोसेस करके समझ रहे हो कि पूरा फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए, चीजें कैसे काम होनी चाहिए, करनी चाहिए। और फिर प्रोसेस करने के बाद आप इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हो डिसीजन मेकिंग में, जहाँ आपकी टेक्निकल स्किल काम आती है। क्योंकि आप अच्छे डिसीजन तभी ले पाओगे जब आपके पास टेक्निकल नॉलेज है। और ये तीनों चीजें बैक एंड पे आपको फीडबैक देती है कि आप कहाँ पे गलत हो रहे हो या आप कहाँ पे सही हो रहे हो। आज का दूसरा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल हम आज इस फ्रेमवर्क से पढ़ेंगे जिसको मैं बोलना पसंद करता हूँ POLC, जिसका नाम है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग। प्लानिंग से हम क्या समझ रहे हैं? प्लानिंग से हम समझ रहे हैं कि जितनी भी हमने हमने पहले सोच लिया कि हमको ये मोबाइल फ़ोन बनाना है, ये हमारा गोल हो गया। अब इस मोबाइल फ़ोन को बनाने के लिए मेरे को कैमरा बनाना है, मेरे को स्पीकर बनाना है, मेरे को स्क्रीन बनानी है, मेरे को चार्जिंग पॉइंट बनाना है। ये छोटे-छोटे मेरे छोटे-छोटे आउटपुट्स हो गए और इन आउटपुट को पाने के लिए मैं जिन एक्टिविटीज़ को प्लान करूँगा कि अच्छा, तुम अगर 4 कैमरा बनाने वालों को ले आओ, तो कैमरा अपना बन जाएगा। ये मेरी एक्टिविटी हुई। एक्टिविटी से मतलब कैमरा बनाने वालों को हायर करने से मेरा कैमरा बना, एक आउटपुट अचीव हुआ और ये आउटपुट मुझे कहाँ ले जा रहा है? मेरे गोल की तरफ, जो कि है एक मोबाइल फ़ोन पूरा का पूरा बनाना। हाँ, आता आता ये हमको
कहाँ था मैं? हमने एक्टिविटी प्लान की, हमने एक्टिविटी के बाद उसको आउटपुट से लिंक किया, हमने पहले 4 कैमरा बनाने वालों को हायर किया, पहले हमने 4 कैमरा बनाने वालों को हायर किया जिससे कैमरा बन सके ताकि हमारा पूरा फोन बन सके। और जब आप इस पूरी चीज को प्लान कर लेते हो कागज में लिख के, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लानिंग। प्लानिंग के बाद क्या आता है? ऑर्गेनाइजिंग। अब आपको पता है कि आपको असलियत में खाना बनाने के लिए प्याज चाहिए, टमाटर चाहिए, मिर्ची चाहिए, और अब आप इस पूरी प्रोसेस को ऑर्गेनाइज कर रहे हो कि पहले मैं प्याज काटूंगा, फिर टमाटर काटूंगा, फिर मिर्ची काटूंगा, फिर तेल चढ़ाऊंगा और उसके बाद खाना बनाऊंगा। अब आप तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है लीड करना। लीड करना इसलिए क्योंकि आपको ये पता है कि आप 1000 लोग का भंडारा अकेले नहीं करा सकते। आपको कुछ लोग चाहिए जो आपके लिए ये काम करें, मतलब कि आपको उनको लीड करना पड़ेगा। और लीड करने के बाद आपको थोड़ा बहुत कंट्रोलिंग अपने हाथ में रखनी पड़ेगी। कंट्रोलिंग से मतलब है मॉनिटर करना कि कहाँ पे काम सही जा रहा है, कहाँ पे गलत हो रहा है, और जैसे वो गलत हो रहा है उसको करेक्ट कर देना, ताकि जो फाइनल आउटपुट है, जो आपका खाना है, उसमें नमक ज्यादा ना हो जाए, जो आपका फोन है उसमें टेढ़ा कैमरा ना लग जाए। जब आप इस पूरे प्रोसेस को इफेक्टिवली अपने अंदर ले लेते हो और इसको ह्यूमन स्किल, टेक्निकल स्किल और कंसेप्चुअलाइजेशन स्किल के साथ मिला लेते हो, तो आप सिर्फ एक अच्छे मैनेजर या अच्छे लीडर नहीं, आप एक अच्छे ऑर्गेनाइजर भी बन जाते हो। और ऑर्गेनाइज करना एक एक इफेक्टिव मैनेजर के लिए बहुत जरूरी है। इस काम के लिए आपको इनपुट्स लगेंगे। इनपुट्स में आपको ह्यूमंस, पैसे, टेक्नोलॉजी, मटेरियल और इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ आप अपने आउटपुट तय कर लेते हो, जो कि है कि मेरे को ये सब्जी बनानी है, मेरे को 50 रोटी बनानी है, मेरे को 1000 गुलाब जामुन बनाना है। और ये आउटपुट आपके इनपुट को इन्फॉर्म करते हैं, फीडबैक देते हैं, और आप इस प्रोसेस के थ्रू अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं। आपके सिलेबस में 4 चीजें दी गई है: कंट्रोलिंग, सुपरवाइजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। कंट्रोलिंग मैंने बता दी है, ये चारों को हमने बताया है, पर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग जगह पे। कंक्लूड करने के लिए, कंट्रोल माने आपको पता होना चाहिए कि कोई चीज कैसी जानी है, और आपको मॉनिटर करना पड़ता है कि क्या वो वैसी ही जा रही है जैसी वो होनी चाहिए। और जब वो वैसी ही जाती है जैसी वो होनी चाहिए, तो आप कोई करेक्शन मेजर यूज नहीं करते। पर अगर उसमें थोड़ा सा भी डिविएशन आ जाता है उस प्रोसेस में, तो आप इवेल्युएट करते हो कि कहाँ पे गलती हुई और तुरंत उसको करेक्ट करते हो। इस इवेल्युएट और करेक्ट करने के लिए आपको सुपरवाइज करना जरूरी है। आपको लोगों को बताना जरूरी है कि कैसे कोई काम इफेक्टिवली किया जाए, जिसके लिए टेक्निकल नॉलेज और कॉन्सेप्चुअलाइजेशन स्किल जरूरी है। और साथ ही साथ इंटरपर्सनल स्किल आप अच्छे से तभी बता पाओगे जब आप अच्छे से उस बात को समझ और सोच पा रहे हो। और जो आपकी बेसिकली करेक्शन की पॉलिसी है, कई बार उसमें बड़े बड़े हर्डल्स आ सकते हैं, कई बार बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है कि आपने इंडक्शन का यूज करना था खाना बनाने का और लाइट चली गई। इस प्रॉब्लम को किस तरीके से इफेक्टिवली सॉल्व किया जा सकता है, ये भी एक ऑर्गेनाइजर, मैनेजर, लीडर, सुपरवाइजर, इसको आना चाहिए। और इस प्रॉब्लम स्किल के लिए इनोवेटिव होना, इमेजिनेटिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर प्रॉब्लम अपने आप में अलग है, और अगर वो प्रॉब्लम अलग नहीं है तो वो जिस सिचुएशन में है वो सिचुएशन डेफिनेटली अलग है। कंक्लूजन, आज हमारी ह्यूमन सोसाइटी जैसी भी है, जो भी है, वो इन्हीं 2 चीजों से बने हैं, इमेजिनेशन और कम्युनिकेशन से। मैं कुछ इमेजिन करता हूँ और वो मैं आपको इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाता हूँ। तो इसी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। किसी ने बोला मुझे सोने के लिए बिस्तर चाहिए, किसी ने सोचा और किसी ने बनाया, और इस सोचने और बनाने के लिए किसी को इस चीज को कम्युनिकेट करना पड़ा, और इसी वजह से कोई और जानवर उस जगह पे नहीं है जिस जगह पे आज हम हैं। तो ये जितने फ्रेमवर्क्स मैंने आपको बताए, ये आपको गाइड करने के लिए है, ना कि आपको बांधने के लिए। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं चेंजेस लाने के लिए, पर आप एज अ मैनेजर और एज अ पर्सन
और एज अ ऑर्गेनाइजर इस चीज से बंधे नहीं। थैंक यू जितने भी लोग यूट्यूब में सुन रहे थे उनके लिए, और हम क्वेश्चन आंसर्स रिकॉर्डिंग के बाद